आज आगे देखते हैं। देखो ओपन कर लेते हैं इसको। अब हम एसक्यूएल की कमांड पढ़ेंगे अब आगे से। एक वो बताया था हमने, डेटाबेस क्रिएट करा था, तो कमांड पढ़ी थी हमने कि किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पढ़ा था। तो माई एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को एसक्यूएल इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कल है ना, दिन में मुझसे बात कर लेना और वो कर लेना, मैं उसको लाइव लेके इस पे इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, ग्रुप में भेजे थे कि चल नहीं रहा उनका, ये प्रॉब्लम हो रही। तो बेसिकली अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जब हम इस पे पासवर्ड टाइप करते हैं और पासवर्ड टाइप करने पे एंटर करते ही बंद हो जाता है कभी कभी, देखो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी किसी बच्चे के उसमें। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैंने लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड टाइप करा और एंटर किया तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये बंद इसलिए होता है क्योंकि पासवर्ड आपने गलत टाइप किया है। जो आपने इंस्टॉल करते वक्त पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड अगर नहीं डालोगे तो बंद हो जाएगा, पासवर्ड करेक्ट डालेंगे तो सही चलेगा। ठीक है, एक रीजन हमारे पास ये भी होता है कि आप पासवर्ड देखें कैप्स लॉक तो नहीं ऑन है। ठीक है, या आपके पासवर्ड आप भूल तो नहीं गए, वो आपको देखना पड़ेगा, उसको फिर चेक करके तभी होगा। ठीक है, तो हमने कुछ कमांड पढ़ी थी। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, ये है हमारे पास, जैसे सो डेटाबेसेस की एक कमांड देखी थी, सो डेटाबेसेस के नाम। तो इस कमांड से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। डेटाबेस में कुछ भी काम करने के लिए हमें डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम उस डेटाबेस के अंदर ही कुछ कमांड करेंगे, काम करेंगे, वहीं से यूज होगा। तो सो डेटाबेसेस जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस शो हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले से बने हुए डेटाबेस है। इसमें हमने एबीसी नाम का ये डेटाबेस बनाया था। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, सकीला और सिस और वर्ल्ड नाम के 6 डेटाबेस जो है ये पहले से इसमें बने हुए थे। ठीक है, तो आपको कमांड में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी माई एसक्यूएल ओपन करेंगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें तो 100 डेटाबेस देखेंगे। ठीक है, 100 डेटाबेस से हमें ये पता चल जाता है कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास बने हुए हैं। तो हमें जिस भी डेटाबेस को उसको यूज करना है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे यूज का नहीं है, हमें नया बनाना, वो इसमें नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे कि नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो अब मान लिया मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट डेटाबेस की कमांड आपको बताई थी कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप कमांड लगाएंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, डेटाबेस का नाम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एसपी शर्मा क्लासेस, ये एसपीएससी लिख दिया। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो आपके पास ये डेटाबेस बन जाएगा। दोबारा से आप शो की कमांड लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला डेटाबेस भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो भी हम कमांड लिखेंगे, कमांड के बाद में सेमीकोलन देना मस्ट है, आपको सेमीकोलन देना। ये कमांड का प्रॉम्प्ट कहलाता है, यहाँ पे MySQL नाम से प्रॉम्प्ट रहेगा। आप कमांड लिखेंगे और उसके बाद जो है आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड, अगर आपके पास सही होगी। बेसिकली जो कमांड होती है यहाँ पे उनको हम क्वेरी बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्वेरी ओके लिखा आ रहा, हमने ऊपर भी क्वेरी चलाई है तो वहां पर भी आप देखेंगे सब जगह जब ये लिखा रहा 7 रो सेट वगैरह यहाँ पे लिखी आई है। इस क्वेरी से हमारे पास क्या आया, वो डेटाबेस रिजल्ट शो हो गया। इस क्वेरी से कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ, तो इसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ये है, हमें इस डेटाबेस में काम करना है। तो जिस डेटाबेस में हमें काम करना है उस डेटाबेस में हमें एंटर करना होगा। तो एंटर करने के लिए हम कमांड लगाते हैं यूज, और यूज के बाद हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। डेटाबेस का नाम जैसे एसपीएससी हमने लिख दिया, एंटर करेंगे तो हम इस डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज लिखा है।
तो ये कमांड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी, ठीक है। अब हम बेसिकली आगे देखते हैं कि किस तरह से हम आगे की कमांड यूज करेंगे। अब जब डेटाबेस में हम एंटर करेंगे तो डेटाबेस में एंटर करने के बाद हमारे पास क्या काम होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारे पास सबसे पहला काम ये है कि हमें बनानी होगी एक टेबल। जब तक टेबल नहीं होगी तब तक क्या काम होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो टेबल बनाना सबसे पहला काम है हमारे पास, क्योंकि उसी पे तो हमें काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कमांड यूज होगी वो क्रिएट करने की टेबल, क्योंकि अभी इसमें एक भी टेबल नहीं है। जैसे हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर डीबीएमएस में कितने डेटाबेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस की लिस्ट आ गई थी। अगर आपको किसी डेटाबेस में टेबल देखनी है तो आप 100 टेबल से भी देख सकते हैं। 100 टेबल्स नाम की कमांड होती है। तो अभी एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी कमांड बनी हुई नहीं है, कोई भी टेबल नहीं बनी हुई। अब हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो जो डेटा टाइप वाली क्लास थी हमारी लास्ट, उसमें मैंने बताया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो समझ में आएगा अच्छे से और भी, ठीक है। तो बेसिकली उसी का ही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो जो हमारे पास पहला काम होगा इसके अंदर यहाँ पे डेटाबेस में एंटर करने के बाद टेबल को क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल में हम टेबल कैसे क्रिएट, तो सबसे पहली चीज टेबल को क्रिएट जब हम करें तो कोई भी स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे टेबल की एक। तो टेबल किस चीज से मिलकर बनी होती है, टेबल में दो चीजें होती है, एक होती है रो और एक होती है कॉलम, ठीक है। अब नॉर्मली आपने वर्ड एक्सेल वगैरह या कहीं भी आप टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके कॉलम लिखने पड़ते हैं। मान लिया मैंने लिखा एक आईडी, फिर लिखा नेम, फिर लिखा एज, फिर लिख दी मान लिया सिटी। तो ये क्या चीज है जो हमने लिखी, ये बेसिकली टेबल के कॉलम। कॉलम हमें सबसे पहले डिफाइन करना, ठीक है। कोई भी टेबल अगर हमें बनानी तो हम सबसे पहले उसके कॉलम डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि टेबल में कितने कॉलम होंगे और उन कॉलम का नाम क्या होगा, ठीक है, और किस टाइप की वो वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। बाद में वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। तो देखो जो कॉलम होते हैं इनको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रो होती है उसको हम टपल भी बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, और टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इसमें कि जैसे ये टेबल बनी हुई है, मान लिया इस टेबल का नाम है हमारे पास EMP, एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है। तो ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जो है कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, हमें उनकी डिटेल रखनी है। उस एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम, एज और किस सिटी से वो आते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने 4 कॉलम डिफाइन किए। तो किसी भी टेबल में कितने एट्रीब्यूट या कॉलम होते हैं उसको, उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री जो होती है वो कहलाती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या ऑफ ए रिलेशन टेबल, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लिख के दे दिया, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, EMP ब्रैकेट लगा के उसमें आईडी कोमा नेम कोमा एज कोमा सिटी, ऐसे लिख दे। तो इस रिलेशन की डिग्री आपसे पूछी जाए तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 4, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई रिलेशन है R, उसमें A B C D E F ऐसे करके दे, तो
तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 और वो 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, टेबल का नाम क्या है? आर। आर फॉर रिलेशन या टेबल, और ए बी सी डी ई एफ उसके कॉलम है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से डिनोट करा जाता है, जो या तो कोमा लगा के भी हम डिनोट कर देते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते हैं। रिलेशन और एट्रीब्यूट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करा जाता है। फिर इसके अंदर हमें वैल्यू लिखनी होती है। तो वैल्यू मतलब होते हैं रो। रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, टपल या रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं या नंबर ऑफ रोज होती है, वो कहलाती है कार्डिनलिटी। ये होते हैं नंबर ऑफ टपल्स या रोज या रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो जब हम उसमें वैल्यू लिख देंगे तब हमें पता चलेगा कि किसी रिलेशन की कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, नोट करो इसको पहले। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ये दोनों चीजें, डिग्री और कार्डिनलिटी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो, हमें ये वाली एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल। तो पहले हम कमांड का यानी क्वेरी का सिंटैक्स समझ लेते हैं, किस तरह से क्वेरी काम करती है, और फिर उस क्वेरी को हम समझेंगे। तो क्वेरी है हमारे पास क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है टेबल का नाम। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। जो भी हमें कॉलम बनाने हैं, तो वो कॉलम, ठीक है, कॉलम का नाम देंगे हम। मान लिया पहला कॉलम है, उसका नाम। फिर उसका टाइप यानी डेटा टाइप, कोमा दूसरे कॉलम का नाम, उसका टाइप, कोमा कॉलम नेम 3 टाइप एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन। तो जैसे अभी हमने जो पिछले स्क्रीन पे टेबल बनाई थी, ठीक है, हाँ बेटा, ये जो कमांड चल रही है ये भी आपको नोट करते हुए चलनी है साथ के साथ। जो भी कमांड हम लिख रहे हैं उसको भी नोट करना, उस कमांड का आउटपुट क्या आता है, कैसे आता है, वो भी। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये टेबल बनी हुई है, वो बनानी है अब हमें, जो लास्ट स्क्रीन पे थी वो कैसे बनाएंगे। टेबल का नाम क्या था? ईएमपी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? ईएमपी। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंटैक्स है इसका। और अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले कॉलम का नाम था आईडी। अब आईडी में किस तरह की वैल्यू लिखी जाएगी? आईडी में वैल्यू लिखी जाएंगी भाई इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखी जाएंगी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, या तो इंटीजर लिख दो या इंट लिख दो। मान लिया हमने लिख दिया आईडी जो है इंट 5 कर दिया यहाँ पे, कि आप 5 डिजिट तक की आईडी लिख सकते। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा उसका डेटा टाइप। अगर आपको कुछ और भी लिखनी आईडी तो ऐसे कर देंगे। इसके बाद जो है हमें क्या लिखना था? नेम। तो नेम होता है टेक्स्ट में। ठीक है, तो टेक्स्ट के मैंने डेटा टाइप आपको बताए थे, कैर, वेर कैर, एन वेर कैर। ठीक है, और ये आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो या वेर कैर मैक्स यूज कर सकते हो। तो वे बेसिकली हमारे पास जो है, अगर एन वाले यूज करते हैं तो वो तो तब है जब आपको हिंदी वगैरह या किसी और लैंग्वेज का यूज करना, हमें इंग्लिश में ही करना है। तो इंग्लिश में ही करना है तो हम वेर कैर यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना, जहां भी हम नंबर की बात कर रहे हैं तो
सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले डेटा टाइप है इंट या इंटीजर, आप यूज करें। नमस्ते बेटा दिलीप। तो यहाँ पर हम उसके बाद जो है अगर आपको टेक्स्ट लिखना तो हम वेर केयर का यूज करें। और आप नाम कितनी कैरेक्टर तक का लिख सकते हो, तो नाम 20-25 कैरेक्टर में आ जाएगा, कितना भी बड़ा नाम कोई लिखे तो 20-25 कैरेक्टर का होता है। तो हमने यहाँ पे 25 कैरेक्टर लिख लिए। उसके बाद हमें लिखनी थी एज। एज किस में होती है, इंटीजर में होती है। तो इंटीजर एज आदमी की 2 डिजिट की हो जाएगी भाई। 100-150 साल से ज्यादा, 3 डिजिट से ज्यादा तो किसी की होगी भी नहीं। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं अपने जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कितनी भी बड़ी कोई लिख दे, 200-300 भी कोई लिखने लगा, 101 लिखने लगा, तो हम एक फालतू लेके ले चलिए। वैसे भी आपको जितनी डिजिट का चाहिए उससे एक फालतू लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली आप स्टोर। तो हमने लिख दिया int 3। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया कि ये वाला डेटा टाइप लेना तो फिर आपको वही लिखना है। ठीक है, वेर केयर का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट के लिए जहां भी यूज करना तो आप इसको यूज करेंगे, इंटीजर वैल्यू के लिए ये। फिर हमने सीटी लिखा था, तो सीटी भी टेक्स्ट में होती है, तो उसको भी हमने वेर केयर में लिख दिया, जैसे मान लिया 20 कैरेक्टर। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको कमांड लिखनी, इसके थ्रू आपकी एक टेबल क्रिएट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है emp। ठीक है, और यहाँ पर हमने id फाइल कोमा नेम। किसी को कुछ पूछना है क्या, किसका माइक्रोफोन ऑन है? एज एंड कोमा सिटी वेर केयर 20। ठीक है, ये हमने किया, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखी आ गई क्वेरी होके 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेरी क्रिएट, ठीक है, मतलब टेबल क्रिएट हो गई। अब आप 100 टेबल्स की क्वेरी चलाएंगे तो आपके पास एक टेबल शो हो जाएगी। टेबल इन एसपी एससी एसपी एसपी एससी जो है हमारे पास जो है वो डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर एक टेबल है ईएमपी। तो इस तरह से क्रिएट होती हैं डेटाबेस में। टेबल क्रिएट करना सबसे मोस्ट कॉमन, बिना टेबल क्रिएट करे आप कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो कैसे भी कुछ भी हो, जहां भी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको टेबल तो क्रिएट करनी ही करनी। ठीक सर है, कॉलम तो नहीं दिखाया इसमें, क्या कॉलम तो नहीं दिखाया, टेबल का नाम नेम दिखाया। बेटे टेबल का नाम ही 100 टेबल्स में टेबल के नाम दिखाते हैं, कॉलम नहीं दिखाते। वो हमारे डिस्क्रिप्शन लगाते हैं DESC, और फिर टेबल का नाम लिखो उस टेबल के डिस्क्रिप्शन में। ओके सर। ठीक है, तो ये टेबल को डिस्क्राइब करने की, डिस्क्राइब की शॉर्ट फॉर्म है ये, डिस्क्राइब। ठीक है, तो डिस्क्राइब की शॉर्ट फॉर्म है DESC, तो डिस्क्राइब से कर लो आप या DESC से कर लो, तो इससे क्या होता है, टेबल का डिस्क्रिप्शन शो। ठीक है, यानी उस टेबल में कौन कौन से फील्ड है, फील्ड कॉलम को बोलते हैं। तो आईडी नेम और एज सिटी है, उनके टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप के हैं, और ये वैरकैट 25, ये वैरकैट 20 का। ये है नल। इन ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, नल की, डिफॉल्ट और एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं जो जब हम किसी भी टेबल पे अगर आपको कोई कंस्टेंट लगाने होते हैं, कंस्टेंट होती है कुछ कंडीशन, तो ये कंस्टेंट को डिनोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नल वैल्यू हम रख सकते हैं, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है टेबल पर, भी नॉर्मल सिंपल टेबल बनाई है, तो कोई कंस्टेंट नहीं है इसमें, तो नल है भी रख सकते हो आप, कोई की नहीं है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा के अंदर जो फॉरेन की वगैरह लगाते हैं वो आती है। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे यूज नहीं की। तो यहाँ पर अब हमने 2 कमांडें सीखी हैं। एक तो हमारे पास टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे,
और दूसरी कमांड हो गई हमारे पास कि आप टेबल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, यानी टेबल सर की स्ट्रक्चर शो करनी है। हाँ बेटा। सर डिस्क्राइब में तो रो दिखाई है ना 4, तो हमने तो कॉलम वो डिस्क्राइब बेटा किए हैं। रो कहाँ दिखाई? ये आईडी नेम एज सिटी, ये रो है कॉलम है? ये सर रो है ना। रो है। हाँ ये जी। हमने आईडी नेम सिटी रो होती हैं। तुम घोचू रहोगे हैं? ओके। अरे भाई मैंने अभी बताया था टेबल ऐसे बनी हुई है, आईडी नेम, ठीक है, एज और सिटी, ये लिखे, ये टेबल के कॉलम में रो है। ये कॉलम है सर। हाँ तो फिर यही तो इनके बारे में ही तो बता रहा वो, और किसके बारे में बताया उसको कमांड में? लेकिन इसमें जो बनी है सर डिस्क्राइब में, वो तो 4 रो बन गई ना। चार रो बन गई बेटा, ये तो चार रो बन गई है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन किसका दे रहा है उन रो में? डिस्क्रिप्शन किसका आ रहा है? टेबल की स्ट्रक्चर का आ रहा है ना, कौन कौन से कॉलम है ओके टेबल सर, में, ओके। ठीक है, ये लिखा आ रहा है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास या तो DESC और टेबल का नाम, सेमी कोलन, और या आप लिखेंगे DES डिस्क्राइब पूरा टेबल का नाम। तो ये क्या करती है, ये शो करती है शो द स्ट्रक्चर या डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल का स्ट्रक्चर या डिस्क्रिप्शन शो करना है, तो हम ये वाली कमांड यूज, ठीक है, नोट करो इसको। टेबल क्रिएट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे नॉर्मल तरीका है, बेसिक। आप किसी दूसरी टेबल से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, किसी दूसरे डेटाबेस से भी कॉपी करके लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक चीजें समझी हैं कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट करें। अब टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, टेबल तो बन गई, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। मान लिया आपके पास प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल में आप डेटाबेस का तब तक प्रैक्टिकल ही नहीं कर सकते जब तक आप टेबल नहीं बनाएंगे उसके अंदर डेटाबेस नहीं। हमने MS एक्सेस भी पढ़ा था, तो उसमें भी पहले टेबल बनी थी। पहला सबसे पहला काम तो डेटाबेस बनाने का, फिर टेबल बनाना, फिर उसके अंदर जो है डेटा फीड करना, तभी आप कोई क्वेरी लगा पाएंगे। ये 3 क्वेरी तो आपके लिए मैंडेटरी होगी, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, फिर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, उसके बाद ही आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जब डेटा होगा तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब डेटा किस तरह से इंसर्ट करा जाता है, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उस कमांड को बोलते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू जो है ये डेटा को इंसर्ट करने के लिए है, और जो यानी रिकॉर्ड यानी रो को इंसर्ट करती है, इंसर्ट डेटा रिकॉर्ड्स इनटू टेबल। तो ये जो कमांड होगी वो हमारी DML टाइप की कमांड हो जाएगी, जो डेटा पे यानी रिकॉर्ड पे काम करती है, ठीक है। तो कमांड है हमारी, इसका कमांड का सिंटैक्स लिख लेते हैं, इसके भी अलग अलग तरीके के सिंटैक्स हैं, पहले हम बेसिक सिंटैक्स पे काम करते हैं। तो अगर आपको एक बार में एक रो इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट इनटू और फिर टेबल का नाम लिख, ठीक है। उसके बाद जो जो कॉलम है, आपको जिस जिस कॉलम में आपको डेटा इंसर्ट करना है, कोई जरूरी नहीं आपको सारे कॉलम में इंसर्ट करना हो, जिस जिसमें भी हमें इंसर्ट करना उस कॉलम के नाम लिखेंगे, जैसे कॉलम 1, जो भी आपको नाम देना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम है आपके वो लिखेंगे। फिर ब्रैकेट बंद करके आप उनकी वैल्यूज के लिए वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पर कीवर्ड है हमारे पास, और फिर उनकी वैल्यू, पहले की वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
इस वाली टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है EMP, हमें आईडी इंसर्ट करनी है, नेम इंसर्ट करना है, ठीक है, और हमको इंसर्ट करना है एज, इंसर्ट करनी है हमको सिटी। तो जो हमारी टेक्स्ट होगा, ठीक है, टेक्स्ट है या हमारे पास डेट है, ठीक है, तो उसको आप सिंगल कोट में लिखेंगे या डबल कोट में लिखेंगे, टेक्स्ट वाली चीज, ठीक है, यानी कोटेशन मार्क देंगे, या तो इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे डबल कोट या सिंगल कोट में। और जो हमारे पास न्यूमेरिक चीजें होंगी उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा वैल्यूज, आईडी हमने लिख दी जैसे 101 है, नंबर है आप ऐसे ही, नेम को आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे, तो नेम हमने लिख दिया राम, ठीक है, एज लिख दी 25, सिटी लिख दी, टेक्स्ट है तो उसको इस तरह से हमारे पास डेटा जैसे। तो देखो हम यहाँ पे एक क्वेरी चलाते हैं, हमने लिखा इंसर्ट टू, टेबल का नाम है EMP, आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा वैल्यू, ठीक है, 101 राम, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कॉमा 25 कॉमा, सेमीकोलन लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके, 1 रो इंसर्ट या अफेक्टेड, ठीक है, तो एक रो हमारे पास यहाँ पे टेबल में इंसर्ट हो गई। अगर हमें डेटा देखना है कि टेबल के अंदर क्या डेटा आया है, ठीक है, इस डेटा को टेबल में देखना, तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का, ठीक है, तो टेबल का नाम है EMP, तो ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पर देखो ये टेबल शो हो जाएगी, आईडी नेम एज सिटी, ये कॉलम है, 101 राम 25 और दिल्ली, ये हमने वैल्यू। तो इस तरह से आपको टेबल क्रिएट करनी होती है। अब पहले हम इंसर्ट वाली कमांड को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम सेलेक्ट वाली को। बेसिकली SQL के अंदर जितनी भी कमांड है, जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सेलेक्ट ही है, 90% कमांड सेलेक्ट के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से डेटा हमें सेलेक्ट करना। बाकी तो एक एक तरीके से हमने यूज करके रख दी, नॉर्मली फिर हमें क्या यूज करना, सेलेक्ट वाली कमांड ही यूज करनी है, उसके ही अलग अलग तरीके के वेरिएशन, सेलेक्ट पे ऑपरेटर वगैरह जो भी हम करेंगे वो सब सेलेक्ट पे, ठीक है। मेन आपको बताई थी 4 तरह की कमांड होती हैं, कर्ड बोलते हैं जिनको, क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, ठीक है, और हमारे पास डिलीट। तो हमने क्रिएट वाली देखी है अभी, ठीक है, और जो हमारे पास अपडेट वाली है वो हम यूज कर रहे हैं इंसर्ट करना उसमें, ठीक है। रिट्रीव वाली ये सेलेक्ट वाली है, डिलीट वाली आगे पढ़ेंगे। तो अब जो ये क्रिएट वाली कमांड है, इस कमांड को ही हम समझते हैं, वो इंसर्ट वाली कमांड जो है इसको समझते हैं। अगर हमें जो है नाम इंसर्ट, ये पूरे के पूरे जितने भी कॉलम है, चारों कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो हमने ऐसे कर दी। आपके पास ऑप्शन है, मान लिया आपको कॉलम का ऑर्डर याद नहीं है, तो याद करने के लिए आप DESC भी कर लो, वहां से पता चल जाएगा क्या है ऑर्डर। नहीं तो आपको याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू लिख सकते हैं। आईडी के बाद आपने एज लिख दिया, फिर नेम लिख दिया, फिर सिटी लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप ऐसे ही वैल्यू डाल दो। दूसरे बच्चे की आईडी 102 है, उसका नाम, उसकी एज जो है मान लीजिए 22 है, और उसका जो है नाम राज है, ठीक है, और वो भी दिल्ली से आता है। आप इन्वर्टेड कोमाज लिखना चाहते हैं सिंगल कोट की जगह, तो वो भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है एक 102 के बाद डबल कोमा कर दिया, कोट आ गया है, तो यहाँ पे डबल कोमा आ गया था, यहाँ पे हमने एंटर किया तो ये आ गया। अब देखो आप सेलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो उसी के अंदर चला गया। आईडी आईडी की जगह, एज एज की जगह, नेम नेम की जगह ही जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी भी ऑर्डर में। अब मान लिया हमें किसी बंदे की सिटी का पता नहीं है कि कौन सी सिटी से आता है, तो हमें सिटी नहीं पता तो भाई मत लिखो यहाँ पे सिटी उसकी। ठीक है, आपको ब्लैंक छोड़ सकते हो आप ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया जो है 103 आईडी है, और नाम जो है उसका मान लिया सैम है, ये जो है उसकी सिटी हमें पता नहीं, तो सिटी तो भी हमारे पास ही चल जाएगी। तो जो चीज हम नहीं लिखेंगे उसकी जगह यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो है नल आ गया है अगर आपने कोई चीज की एंट्री नहीं करी। तो नल वैल्यू मतलब वैल्यू एब्सेंस है, वहां पर अनडिफाइंड वैल्यू है, हमें पता नहीं है। अब ये हो गया कि आपको अगर कम कॉलम की वैल्यू सर पता, आप जो कम भी लिख सकते हैं। आपने ऊपर क्वेरी लगाई थी इंसर्ट इनटू, हाँ, उसमें आपने राज पे तो सिंगल कोलन लगाया हुआ था ऊपर और दिल्ली पे डबल था, तो इससे कुछ इफेक्ट होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल लगाओ या डबल लगाओ, कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट है हमारे पास, वो टेक्स्ट वाली वैल्यू चाहे सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में लिखो, आप किसी भी उसमें लग सकते हो। टेक्स्ट हो और डेट हो, डेट वाले और टेक्स्ट वाले जितने भी होंगे उनको सिंगल या डबल कोट में। जो न्यूमेरिक होंगी, नंबर या फ्लोट वगैरह होंगे, उनको हमें नॉर्मल तरीके से। मेनली हम तीन तरह की ही वैल्यू यूज करेंगे, या तो इंटीजर होंगी, ठीक है, न्यूमेरिक में इंटीजर या फ्लोट पे यूज करेंगे, और या टेक्स्ट में वेर कैर यूज करेंगे, और डेट में डेट टाइम वगैरह या डेट। ठीक है, इनका ही नॉर्मली यूज। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई है कि आप किसी भी ऑर्डर में भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, ठीक है, सारे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको सारे कॉलम में वैल्यू देनी है, मतलब ये चारों की चारों की वैल्यू देनी, तो आप ये बार बार आईडी नेम एज सिटी क्यों लिख रहे हो? मान लिया मुझे 4-5 कॉलम बार बार लिखनी पड़ रही है, ये तो पहले से ही अंडरस्टूड है कि इसमें इतने कॉलम है, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। आप इस क्वेरी को शॉर्ट में कर सकते हो, आप केवल इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखो, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यूज लिख दो। ठीक है, और वैल्यूज के बाद आप वैल्यूज डाल दो। लेकिन जब ये वाली क्वेरी हम लिखेंगे तो हमारे पास एक चीज मैंडेटरी आपको याद रखनी होगी कि सारे के सारे कॉलम की वैल्यू लिखनी नेसेसरी है। 4 कॉलम है तो 4 ही वैल्यू होनी चाहिए, और उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले आईडी तो पहले आईडी होगा, फिर नाम है तो फिर नाम होगा, और उसके बाद एज है तो हमें एज लिखनी होगी, और उसके बाद सिटी है तो हम सिटी। ठीक है, आप सर हाँ, सर ये रिपीटेड वैल्यूज ले लेगा? क्या वैल्यू ले लेगा? रिपीटेड मतलब अगर आप जैसे हाँ, रिपीटेड ले लेगा। अभी हमने कोई की वगैरह नहीं लगाई हुई है, तो आप कैसी भी वैल्यू लगा सकते तो ये सेम पूरी एक टपल सेम ले लेगा? हो। टपल भी ले लेगा, पूरा का पूरा सेम, किसी फील्ड की वैल्यू भी ले लेगा। ठीक है, उसको रोकने के लिए कंस्टेंट यूज करेंगे, तब तब समझेंगे उसको। तो देखो हमारे पास ये हो गया, तो इससे भी हमारे पास इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको कॉलम के नाम नहीं लेने, लिखने बस इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखा और वैल्यूज लिख के ये वैल्यूज हमने लिख दी। ठीक है, अब बेसिकली आप जो है इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे पास ऑर्डर का मतलब डेटा टाइप से ही है। आपने 30 शुरू में लिख दिया, 104 लिख दिया, तो वो तो इसको पता नहीं चलेगा, वो सोच लेगा 30 भाई आपकी आईडी है और 104 एज है, तो वो आपको अपना समझना होगा। ठीक है, किस ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि आप ये एज और इसका मतलब टाइप का आप जो नाम की जगह नोएडा लिखने लगे, सिटी की जगह जोन लिखने लगे, तो उसको क्या पता क्या नाम होता है क्या सिटी। ठीक है, लेकिन वो डेटा टाइप मैच करेगा। पहले वाले का इंटीजर तो इंटीजर होना चाहिए, दूसरा डेटा टाइप हमारा वैर कह रहा है तो वो टेक्स्ट में होना चाहिए, तीसरा इंटीजर फिर टेक्स्ट। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर लिखने हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मान लिया मुझको 4-5 रो इंसर्ट करनी है तो मुझको बार-बार एक-एक क्वेरी में लिखनी पड़ रही है। ठीक है? अगर मुझे 2-3 रो एक ही साथ इंसर्ट करनी हो तो हम कैसे करें? तो आप जो है कोई सी भी क्वेरी यूज कर सकते हो, या तो शॉर्ट वाली या लॉन्ग वाली, कोई सी भी कर सकते हो, मतलब बिना कॉलम के नाम वाली भी कर सकते हो डायरेक्ट ये, और वैसे भी। जैसे मान लिया हमने 105 नंबर पे एक बंदे का नाम लिख दिया अमन, उसकी एज भी 23 है और वो भी नोएडा में। ठीक है, दूसरा बंदे के कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे दूसरे का नाम। 106 आईडी है, नाम उसका रमन है। ठीक है, और उसकी एज 20 है और वो भी नोएडा। नेक्स्ट हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम रोहित है, आईडी हमने लिख दी, उसकी आईडी 107 है और उसका जो है नाम जो है रोहित है। ठीक है, और उसकी एज 23 है, ये हमने यहाँ पर। तो इस तरह से आप कोमा लगा के कितनी भी वैल्यू एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आपके इंसर्ट होंगे। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों एक ही साथ आएंगे। ठीक है, ये क्वेरी आप मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट करने की इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, आईडी नेम एज सिटी आपको यहाँ पे लिखनी है, जो भी वैल्यू लिखनी है, जितनी भी कॉलम की वैल्यू लिखनी वो हम लिखेंगे। ठीक है, मान लिया हमने 108 पे ले लिया, यहाँ पे लिख लिया मोहित। ठीक है, और इसकी एज 23, इसकी सिटी। ठीक है, कोमा लगाएंगे, दोबारा कॉलम के नाम नहीं लिखने, बस वैल्यूज लिखेंगे दोबारा। 109 और हमने यहाँ पे लिख दिया 22। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू को जो है इंसर्ट करना। तो ये जो क्वेरी है ये आपको समझ में आ गई। अगर किसी को कोई क्वेरी समझ में आई हो यहाँ पे पूछ लेंगे। इंसर्ट करने वाली सिंगल लाइन इंसर्ट कैसे होता है, मल्टी रो इंसर्ट कैसी होती है एक साथ। ठीक है, बिना कॉलम के नाम दिए या कॉलम के नाम के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेरी, मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्वेरी को। बेसिकली आप यहाँ से हमने यूज करी है इंसर्ट वाली क्वेरी। ये सब प्रैक्टिकल करोगे, चला के देखोगे तभी अच्छी तरह से क्लियर होंगी। प्रैक्टिकल करना जरूरी है साथ के साथ इनका। ये नोट कर लो। सर जिस ऑर्डर में हम एंटर करेंगे उसी ऑर्डर में आएगा ना टेबल में? अगर हमने ये लिखा हुआ तो यहाँ पर आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। टेबल में जो शो होगा रिजल्ट वो जिस ऑर्डर में कॉलम होते हैं उसी ऑर्डर में जो क्रिएट करते वक्त सर लिखे। सर जैसे मैंने अभी इसके एंट्री करी पहले, इसके ऑर्डर से मतलब कोई मतलब नहीं होता है, हम पहले कैसे। 105 दिया हाँ, और आईडी, और फिर बाद में दी मैंने 104, तो वो उसी तरीके से लिया, उसने अपने आप अरेंज नहीं अच्छा, किया। रो का मतलब रो तो हम जिस ऑर्डर में करेंगे उसमें पहले आपने राम लिखा तो राम आएगा, बाद में सैम लिखा तो बाद में आएगा। ठीक है सर।
नोट कर लिए? चलो भाई आगे देखते हैं हम। सेलेक्ट करना सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई। इस तरह से लिखा तो हमारे पास डेटा सेलेक्ट हो। सेलेक्ट के भी अलग अलग तरीके हैं, वर्जन है। सेलेक्ट के अंदर देखो, पहला केस ये है, आपसे कहा गया कि आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करो। पूरी टेबल का मतलब कि हमको ऑल रो एंड ऑल कॉलम सेलेक्ट करनी है। तो हम क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। देखो यहाँ पर जो स्टार है, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम। यहाँ पे या तो आप सारे कॉलम के नाम भी लिख सकते हो या आपको शॉर्ट में बस स्टार लिख दो। ठीक है, तो स्टार से अपने आप उसका मतलब है कि सारे के सारे कॉलम ही हमें इंसर्ट करने। आपको रो को बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कि हमें कितने रो करनी है, सारी करनी या नहीं करनी। तो बाय डिफॉल्ट सारी ही रो होती है सर। बाय डिफॉल्ट रो जो है हमारे पास वो सारी ही सेलेक्ट होती है, तो उसमें आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पर जैसे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। दूसरा है हमारे पास सेलेक्ट ऑल रोज एंड सम कॉलम्स। सम मतलब स्पेसिफिक, हमें कुछ ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो जो कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं हम उन कॉलम का नाम लिखें। जैसे मुझको आईडी चाहिए और एज चाहिए, तो आईडी कोमा लगाएंगे एज फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे जैसे सेलेक्ट आईडी, मतलब यहाँ पे तो मैं सिंटेक्स लिख रहा, तो सिंटेक्स में तो ऐसे लिख देता हूँ कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम चाहिए कोमा लगा के आप लिख देंगे, जैसे आईडी एज फ्रॉम। देखो पहले वाली क्वेरी तो हमने लगा के देख ही ली है सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है यूज करेंगे ये सेलेक्ट। हमें आईडी चाहिए तो आईडी, एज चाहिए एज फ्रॉम ई। तो ये हमारे पास आईडी के साथ एज है। आपको केवल एज ही चाहिए तो सेलेक्ट एज फ्रॉम ईएमपी। तो ये एज ही आ गई। आपको नाम के साथ सिटी चाहिए या एज चाहिए तो सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम ईएमपी। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी से सिटी निकल। अब देखो बेसिकली जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास यहाँ पे काम करने आते हैं वो या तो दिल्ली से है या नोएडा से, एक का हमें पता नहीं वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर से कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली या तो दिल्ली से आ रहे हैं या नोएडा से आ रहे हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक क्वेरी के साथ लिखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिससे केवल डिफरेंट चीजें निकल कर आएंगी, रिपीटेड नहीं आएंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट के साथ जो है हमने लिख दिया सिटी फ्रॉम ईएम। तो आप यहाँ पे करेंगे तो जो सिटी के नाम अलग हैं वही आएंगी, रिपीटेड नहीं होंगे नाम। दिल्ली, नल और नोएडा ये तीन है हमारे पास। यहाँ पे तीन पॉसिबल वैल्यू है इसके डोमेन पे, तो वो आ गई। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड से हमारे पास यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगर हमने
यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट के साथ मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, सारी की सारी आ रही। ऑल बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो ऑल आते हैं सब। ऑल ऑल करके लिखोगे तो भी सारी आएंगी, ऑल नहीं भी लिखोगे तो भी सारी। तो डिस्टिंक्ट और ऑल भी हमारे पास कीवर्ड होते हैं, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि इनसे क्या काम होता है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब जो है यूनिक वैल्यूज डिस्प्ले सर करेगा। हाँ सर जैसे हमने डिस्टिंक्ट सिटी लगाया तो डिस्टिंक्ट सिटी के बाद कॉमा देकर हम नेम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने भी ये भी वो है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। बच्चे ज्यादातर क्या देखते हैं कि डिस्टिंक्ट के साथ नॉर्मल आप किताबों में या कहीं भी देखोगे तो डिस्टिंक्ट के बाद एक ही कॉलम लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि सेलेक्ट करना है आपको, जैसे हम वो कर रहे हैं कि एज और हमने सेलेक्ट करी है सिटी, ये चीजें देखो, इसको इसके थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे। इन चीजों के थ्रू इसको मैं रफ कर, हमने सेलेक्ट करी एज और सिटी फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे रिपीटेड चीजें हैं कितनी, 23 पे दिल्ली, यहाँ भी 23 दिल्ली, यहाँ भी, ठीक है, इन दो में, ठीक है। आपके पास जो है ऐसे ही कुछ और भी, और तो रिपीटेड नहीं है, ज्यादातर यही दो चीजें पूरी रिपीट हो। जब हमने मल्टीपल चीजें को देखा एज और सिटी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को माना जाएगा रिपीट, ठीक है। ये नहीं कि दिल्ली दिल्ली रिपीट हो रही, ये 25 दिल्ली, इसका पूरा नाम है 25 दिल्ली हुआ, इसका नाम 22 दिल्ली हुआ, ठीक है। ये 30 नोएडा, ये 23 नोएडा, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट और उसके बाद हमने लिख दिया एज कोमा सिटी फ्रॉम ईएमपी, अब आपके पास देखो पहले आ रही थी 9 रो, अब आ रही है 8 रो। तो जो ये 2 बार आ रहा था 23 दिल्ली, वो अब एक ही बार है 20। तो इस पे भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल के साथ आप जैसे डिस्टिंक्ट लगा रहे हैं, अगर आप ऑल लगा दें यहाँ पे तो आपके पास 9 ही रो आएंगी। उसी तरह से क्या हम ऑल स्टार के साथ भी लगा सकते हैं, स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये लगा दिया, ये लगा, इसके साथ हम ऑल लगाना चाहते हैं, ऑल लगाया तो ऑल से भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहने लगो कि मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी कर दूं, ऐसे ही लगा दूं तो नहीं चले, ठीक है। स्टार वही कॉलम को बता रहा, ऑल जो है ये केवल यूनिकनेस के लिए, ठीक है। ऑल है हमारे पास, या हमारे पास जो डिस्टिंक्ट है वो यूनिकनेस के। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे यूज किया ऑल का, हम बाद में और भी यूज देखेंगे, वेयर क्लोज में भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने लिखा डिस्टिंक्ट, तो जैसे ऑल स्टार के साथ चल जाता है, डिस्टिंक्ट भी चल जाता है, तो पूरे की पूरी रो सेम होगी, तभी उसको वो नेगलेक्ट मारेगा। स्टार फ्रॉम ईएमपी हमने ये करा, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी रो नहीं है जो पूरी की पूरी सेम, तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट रो है, मतलब चारों कॉलम बिल्कुल सेम लिखे हो, ऐसा किसी भी रो में नहीं। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड के थ्रू अलग अलग तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हमारे पास ये नाम आ रहे हैं, ये ऑर्डर पे हम यूज करें, तो आप इनको क्या ऑर्डर के हिसाब से भी कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जैसे ऑर्डर बाय क्लोज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास यूज होंगे, अब ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, सेलेक्ट के साथ उनको सबको क्लोज बोलेंगे, ऑर्डर बाय क्लोज, ठीक है। क्वेरी हमारी सेलेक्ट की है, सेलेक्ट के साथ ये यूज करी जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लोज क्या है, ये क्लोज जो है हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, जो हमारे पास रिजल्ट है,
ठीक है, अगर रिजल्ट को हमें शो करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसका ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, जो भी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कॉलम वगैरह, कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं और लास्ट में हमें ऑर्डर बाय लिख देना है। ऑर्डर बाय किस कॉलम से आपको ऑर्डर करना है, कॉलम का नाम, इस तरह से आप यहाँ पे लिख दें। बाय डिफॉल्ट जो है ये उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर किस कॉलम के अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना तो हमें लिखना होगा, वैसे हमारे पास ASC जो होता है ये असेंडिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में ASCEND, और हम यूज करते हैं DESC अगर हमें डिसेंडिंग डेटा चाहिए। देखो इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लिया हम सभी कॉलम पे करना चाहते हैं, सारे के सारे कॉलम चाहिए हमें, पूरी टेबल चाहिए। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP हमने लिखा और हम यहाँ पे ऑर्डर बाय कर देते हैं नेम, नाम के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो देखो ये नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, ID 105 104 8 इस तरह से होगी, नाम असेंडिंग, ठीक है। अमन, जॉन, मोहित, राज, राम इस तरह से यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बाद में नेम के बाद ASC लिख देंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा असाइनमेंट, ठीक है। तो दोनों की दोनों हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यूज करी जाती है। अब लाइनएक्स का क्या करना है, तो मैं लाइनएक्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइनएक्स की प्रैक्टिस होगी। अब ये प्रैक्टिस करो पहले, इस पर फोकस रखो। तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम लिखा हमने, उतने पे रोक दो या ASC लगा देंगे बाद में, तो उससे भी हमारे पास हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ASC होता है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग कर दो, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है। आपको किसी और कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना, जैसे सिटी के अकॉर्डिंग, तो सिटी के अकॉर्डिंग आ गया। नल जो है वो सबसे बाद में जाएगा, पहले नोएडा आएगा, फिर दिल्ली आएंगे, फिर नल आएगा, ठीक है। अब नोएडा और दिल्ली में अगर मुझको ऐसे करना, भाई नोएडा वाले पहले आगे फिर दिल्ली वाले आगे, लेकिन उनमें भी जिसकी एज जो है वो हमारे पास ज्यादा हो वो ऊपर आए, जिसकी एज कम हो वो नीचे आए, इस तरह से हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे ऑर्डर बाय सिटी कोमा एज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पे दिल्ली में जिसकी एज ज्यादा होगी वे ऊपर लिखे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नोएडा में जिसकी एज ज्यादा होगी वो ऊपर आएंगे, ऊपर वाले में ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमारे पास नोएडा था, ठीक है। तो नोएडा में हमारे पास इस तरह से आ रहे थे, ठीक है, 30 23 20 इस तरह से आ रहे थे, और यहाँ पे 22 भी आ गया था, ऐसे ही दिल्ली में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसने जो है एज को देखा है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो हमारे पास ये है, यहाँ पे तो नलारा सिटी को तो इसने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर लगा है वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग लग गया है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल ऐसे यूज करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि इस पे तो हमने यहाँ पे लगाया नहीं था कि ये और असेंडिंग है या डिसेंडिंग, अगर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया DESC तो अब आपके पास यहाँ पे भी आए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ऑर्डर वाली। है ऑर्डर वाली, हम यहाँ पे ये समझने की, आप केवल एक ही कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कर सकते, मल्टीपल को। यहाँ पर हमारे पास देखो पहले वाला क्वेरी है हमने यहाँ पे लगाई है, ये वाली ऑर्डर बाय नेम लिखा डिसेंडिंग, ठीक है। तो नेम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सुमित, सैम, रोहित, राम इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने ऑर्डर बाय सिटी कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सिटी के नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में है,
ठीक है। तो पहले नोएडा आएगा, फिर दिल्ली आएगा, और जो नल होंगे वे सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर में नल सबसे पहले आता है। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉलम के नाम दे दिया। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर बाय क्लोज में हमने ये लिख दिया, तो आप बताओ कि हमारे पास सीटी और एज दोनों डिसेंडिंग में होंगे, या सीटी डिसेंडिंग में एज असेंडिंग में, या सीटी असेंडिंग एज डिसेंडिंग, या किस तरह से होंगे। ठीक है। तो वो हमें ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास सीटी तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, और एज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। दोनों पे ऑर्डर लगेंगे, सीटी पे भी लगेंगे, एज पे भी लगेंगे। ठीक है। तो पहले सीटी को असेंडिंग ऑर्डर में करा जाएगा। असेंडिंग का मतलब पहले नल आएगा, फिर दिल्ली वाले आएंगे, फिर नोएडा वाले आएंगे। तो पहले नल हो गया, फिर दिल्ली वाले, फिर नोएडा वाले। सर लेकिन हमने सिटी और एज दोनों को डिसेंडिंग करने के लिए गया ना, फिर इसने सिटी को असेंडिंग दोनों को नहीं कहा, इसका मतलब दोनों नहीं होता। जिसके साथ लिखा हुआ है डीएससी उसी के साथ होगा। यहाँ पे अगर हमने ये लिखा है ऑर्डर बाय सिटी, ठीक है, और कोमा एज DESC, तो एज तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और लेकिन सिटी जो है ये असेंडिंग में जाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर का होता है। एज जो है वो सिटी जो है वो असेंडिंग। इसमें 3-4 और जैसे नेम आईडी सारे ले लेते, और फिर लास्ट में हम लिखते, जैसे हम लास्ट में आईडी और डिसेंडिंग लिख देते, तो आईडी को फिर 109 से शुरू करता और हाँ, बाकी सब असेंडिंग में रहते। बाकी सब असेंडिंग। ये जो मल्टीपल कॉलम को ऑर्डर करने का फर्क तभी पड़ता है जब रिपीटेड हो। अगर रिपीटेड नहीं है तो रिजल्ट का कोई पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, चाहे लिखो है ना सर लिखो। इसमें एज डिसेंडिंग में हुई कहाँ है? अभी सुनो ना, देखो पहले नल आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएंगे। ये तो हो गया हमारे पास सिटी का। तो पहले सिटी लिखी हुई, तो सिटी को पहले असेंडिंग ऑर्डर। अब एज को करना, नल के सामने तो एक ही एज थी, उस पर असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 सिटी है, तो वो 4 है दिल्ली, तो 4 में से अब इन चारों का ग्रुप बनेगा यहाँ दिल्ली में। तो इन चारों को, इन 4 बंदों को सेलेक्ट कर लिया इसने, इन 4 एज को रख दिया इसने किसमें, डिसेंडिंग। पहले सबसे ज्यादा एज वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह। ठीक है। फिर नोएडा को सेलेक्ट करा, नोएडा के ग्रुप में जितने बंदे हैं उन बंदों को लिया, उनकी एज को फिर यहाँ, तो जो हमारे पास पहले वाले का रिजल्ट बना उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सेकंड वाला अप्लाई किया। तो सर ऐसा नहीं हो सकता वो 2-3 को डिसेंडिंग में इकट्ठे करना हो, तो उसका कोई वो नहीं है? हाँ, तो हो सकता है वो भी 2-3 को। अब देखो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें अगर एज को भी डिसेंडिंग वो उसमें लेके आना, वो सिटी को भी डिसेंडिंग करना, सिटी भी डिसेंडिंग, एज भी डिसेंडिंग करनी दोनों, तो आप ये वाली क्वेरी लगाओ, सिटी के साथ भी डिसेंडिंग लिखो, एज के साथ भी डिसेंडिंग लिखो। ठीक है। तो अब देखो सिटी पहले नोएडा आएगी पहले नंबर पे, फिर दिल्ली आएगी दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे नल पहुंच गई। अब दिल्ली के ग्रुप वाले ये एक साथ डिसेंडिंग करे जाएंगे, पहले नोएडा के ग्रुप के, फिर दिल्ली के ग्रुप के, और फिर ये नल का है ये, इस तरह से हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्डर बाय क्लोज काम करता है। अगर मुझे दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो दोनों को असेंडिंग करने के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिटी कोमा एज लिख दो, या ASC लिखना चाहो तो लिख दो। तो सिटी कोमा एज, तो सिटी भी अब असेंडिंग में है, एज भी असेंडिंग ऑर्डर में है, आप देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले नंबर का ग्रुप है, ये हमारे पास दूसरे नंबर का ग्रुप है, ये हमारे पास तीसरे नंबर। तो इस ग्रुप में ये हो गया। दूसरे वाला ग्रुप ये दिल्ली का है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तीसरा ग्रुप हमारे पास नोएडा का है, ये भी असेंडिंग। इस तरह से सर अगर एज सिटी लिखेंगे तब ये हमने लिखी
तो दोनों असेंडिंग में जब ऑर्डर वो नहीं रखे, हमने ये लिख दिया एज कोमा सिटी, ऐसे लिख दी हमने यहाँ, एंटर किया हमने। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एज आ गई असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, ये एज असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है पहले, और फिर सिटी आ रही है। तो एज को असेंडिंग ऑर्डर में, अगर एज सेम आ रही है तो फिर सिटी को असेंडिंग में करेगा, मतलब दिल्ली पहले नोएडा बाद में। तो ऐसा होगा ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। तो जैसे दोनों थे 23 और दिल्ली, फिर इसने नेम के अकॉर्डिंग करे हैं सॉर्ट। फिर तो जो पहले इंसर्ट किया गया था, जो पहले, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, दोनों दिल्ली हैं। तो जो हमारे पास पहले इंसर्ट हो रहा था वो वाला पहले आएगा, जो बाद में होगा। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जितनी भी एज है, एज को असेंडिंग करता रहा। अगर उस सेम एज आ रही है तो, और हमारे पास अलग अलग सिटी है, तो फिर उनको देखेगा। सेम एज पे सेम सिटी आ रही तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो भी चीज हम पहले लिखते हैं उस चीज को पहले अप्लाई करेगा, दूसरे वाली चीज जो हम लिखेंगे उसको फिर उसके बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हमें रो सारी नहीं चाहिए, रो कुछ ही चाहिए। ठीक है, तो कुछ रो के लिए हम किस तरह से करेंगे। कॉलम के लिए हमने देख लिया कि सारे कॉलम चाहिए तो स्टार, कुछ कॉलम चाहिए स्पेसिफिक तो हम कॉलम के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे तीसरा केस सेलेक्ट का ये है कि हमें सेलेक्ट करने हैं ऑल कॉलम, ठीक है, स्पेसिफिक रो। अब ये स्पेसिफिक अलग अलग तरह की हो सकती है, यहाँ पे बहुत तरह की स्पेसिफिक हो सकती है। ठीक है, तो वो हमें देखनी पड़ेगी हमें कैसे करना है। ठीक है, या हमें ये लिख लेते हैं, हम यहाँ एक सिंटैक्स लिख लेते हैं पहले कि ऑल कॉलम के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टार, या सारे कॉलम के नाम लिखो, फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे वेयर क्लोज लगाना पड़ेगा। ये वेयर क्लोज है, ये रो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है कि अगर आपको स्पेसिफिक यानी कुछ रो चाहिए, सारी रो नहीं चाहिए, तो हम वेयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वेयर जो है रो को रेस्ट्रिक्ट या लिमिट कर देता है कि इतनी रो ही डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वेयर के बाद आपको क्या कंडीशन देनी, यहाँ पे हमें कंडीशंस देनी होती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रो को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है कि सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक रो, दोनों चीज की ही हमें रेस्ट्रिक्शन चाहिए। तो आप कॉलम भी आप जो जो चाहिए वो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कॉल 1 कॉल 2, जितने भी कॉलम आपको जैसे भी चाहिए वो, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल, और वेयर कंडीशन। इस तरह से ये कॉलम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके थ्रू हमारे पास कॉलम की रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वेयर के थ्रू हम ये कंडीशन लगा रहे हैं वेयर के साथ, इसके थ्रू हम रो को रेस्ट्रिक्ट। नोट करो इसको। सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में? कॉलम रेस्ट्रिक्शन और रो रेस्ट्रिक्शन। सर जैसे कि हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 खुद से बना लिया, क्या पता जो हमें कंडीशन लगवानी हो वो किसी और कॉलम में, तो क्या हम 2 बार वेयर को यूज नहीं कर सकते? वेयर को
कॉलम में थोड़ी लगेगी कंडीशन, तो रो में लगेगी ना। कॉलम नहीं, में जैसे स्पेसिफिक कॉलम है तो यहाँ स्पेसिफिक कॉलम का मतलब उस कॉलम का नाम लिखना आपको। नहीं, जैसे वो कॉलम भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, जैसे रो कर रही है वैसे कॉलम में भी हो। कॉलम में कोई कंडीशन थोड़ी, जो भी कंडीशन देनी वो पेयर में देंगे, चाहे 1 पे लगाओ 10 पे लगाओ कितने पे लगाओ, सब कंडीशन जो है वेयर में लगती है। वेयर वेयर के में थ्रू कंडीशन के अकॉर्डिंग रो सेलेक्ट होती है, कॉलम सेलेक्ट जो होंगे वो हमेशा कॉलम के नाम से सेलेक्ट। सर ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब हम कोई अपना डाटा दें इसके अंदर, टेबल के अंदर, और फिर मतलब हम ऐसा कर दें कि वो मतलब कभी आगे फ्यूचर में एडिट ही ना कर सके उसका कोई। डेटाबेस को हाँ तो कर सकते हो आप, रीड ओनली लगा दो, उस पर कंडीशन लगा दो कि किसी को, आप खुद एडमिन बन जाओ और बाकी कोई यूजर को एक्सेस ही ना दो। ठीक है जी। जब आईडी पासवर्ड लग जाएंगे, ठीक है, तो जब जिसके पास पासवर्ड होगा वही तो चेंज कर पाएगा। जिस यूजर को क्या परमिशन देनी हो, तो ग्रांट और रिवोक से यूजर बनाए जाते हैं, उनको परमिशन मैं दी उससे ऐसा जाती कहा था कि मतलब हम खुद भी चेंज ना कर सके कभी फ्यूचर में। है। खुद भी चेंज ना कर पाए तो सारी परमिशन रिमूव कर दो उसकी। तो रिमूव करने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो कर ही पाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को ही अगर रिमूव करोगे तुम तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम ये क्वेरी चला कर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको इस तरह का वो निकालना। क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय हु लिव्स। ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल आपको निकालनी है जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में रहने वाले, देखो डिटेल का मतलब है, उसने ये नहीं बताया उसका नाम बताओ, आईडी बताओ, उसने डिटेल कहा तो मतलब सारी चीज बताओ, ठीक है। तो कॉलम तो सब हो गए, तो सेलेक्ट स्टार हो गया, फ्रॉम टेबल का नाम हो गया, टेबल का नाम है ईएमपी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसने कहा केवल दिल्ली वाले बता। हमारे पास तो एम्प्लॉय नोएडा के भी हैं और नल वाला भी है, दिल्ली वाले कैसे बताएं हम। तो वेयर की कंडीशन लगाएंगे अब हम, क्योंकि हमें सारी रो नहीं चाहिए, केवल दिल्ली वाली रो। तो वेयर के बाद आप लिखेंगे कि सिटी जो है वो इक्वल टू क्या हो, दिल्ली, ठीक है। इस तरह से आप, तो अब आपके पास केवल दिल्ली की डिटेल, ठीक है। तो इस तरह से हम रो पे रेस्ट्रिक्शन लगाए। अब आपको दिल्ली वाले बंदों का केवल नाम चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें केवल नाम चाहिए, शो द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, दिल्ली से आते हैं होते। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि सेलेक्ट नेम चाहिए हमें केवल उनका, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी, टेबल का नाम ईएमपी है, वेयर की कंडीशन में सिटी, इस तरह से हमने यहाँ पर, तो उनका नाम ही शो हो। तो ये फोर्थ वाली केस है कि स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम हमें मिले, ठीक है। ना तो सारी रो है ना ही सारी कॉलम है। आपको उनकी सिटी भी चाहिए साथ में, नाम के साथ, और सिटी कौन सा, किस सिटी में, यहाँ पे सिटी, नाम भी और उनका सिटी भी। सिटी दिल्ली है, लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। एज चाहिए थी या आईडी चाहिए थी, नाम और आईडी चाहिए, तो यहाँ पे हम
आईडी कॉमन नेम। ठीक है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट में कॉलम के नाम जो हम लिखेंगे वो आपको ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से शो करेंगे जिस भी ऑर्डर में। स्टार में करेंगे तो ऑर्डर में आएंगे, वैसे आप किसी भी ऑर्डर में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से व्यू होके आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये वेयर जो क्लोज है, मेनली हमें अब इसके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आने वाली भी क्लासेस हमारी इस वेयर क्लोज पे ही है कि किस तरह से वेयर के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन कैसे। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल आ रही है हमारे पास जो दिल्ली में रहते हैं, मुझे नोएडा वाले एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल ही चाहिए मान लिया, तो मैंने यहाँ पे नोएडा टाइप कर दिया, नोएडा के एम्प्लॉय की डिटेल आ गई। अब दिल्ली वालों की भी आ गई, नोएडा वालों की भी आ गई, एक एम्प्लॉय रह गया हमारे पास जिसकी हमें सिटी नहीं पता था। ठीक है, तो उसकी डिटेल हम कैसे, हमें केवल उसी की डिटेल चाहिए जिसकी सिटी नहीं पता है। ठीक है, तो वो कैसे शो होगी, कौन बताएगा? सर इसमें ऐसे लिख सकते हैं वेयर सिटी इज इक्वल्स टू नल। बेटा सिटी इक्वल टू नल लिखोगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी आ गया, है ही नहीं। खाली सिंगल इन्वर्टेड ये देखो जो हम सिटी में इक्वल टू करके लिख रहे हैं यहाँ पर, या कोई भी कॉलम के नाम के साथ हम इक्वल टू करके लिख रहे हैं, आपने ऐसे भी लिखा तो ये क्या है, वैल्यू है। नल कोई वैल्यू नहीं होती, वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू। वो तो चेक कर रहा है जिसकी सिटी का नाम नल है उसको ढूंढ रहा, सर सिटी का नाम नल तो है ही नहीं किसी का। ठीक है, सिटी एज लिख दो। हाँ, तो बेसिकली नल के लिए हमें इज लिखना पड़ता है, इक्वल टू नहीं लगेगा। इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू को सर्च कर रहा, वो देख रहा किसी की सिटी नल है क्या, नल भी नाम हो सकता है सिटी का, तो वो ये देख रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम इज नल ऐसे लिखेंगे तो अब आएगा, इक्वल टू नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखूं क्योंकि ये केस सेंसिटिव तो है नहीं, तो आप कैसे भी लिख लो, स्मॉल में लिखो या कैपिटल। अगर हमें ऐसी सिटी चाहिए जिसमें नल ना हो तो इज नॉट लिख दो, जिसमें नल नहीं है नल को छोड़ के बाकी सब आ जाए। ठीक है, तो नल वाले का केस अलग होता है, उसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, उसमें इज या इज नॉट का यूज किया जाए। ठीक है, अगर मुझको ऐसा चाहिए था जिसकी सिटी दिल्ली ना हो तो मैं इक्वल टू जो है, इक्वल टू दिल्ली में तो दिल्ली वाली आ रही थी, यहाँ पर दिल्ली ना हो तो नॉट इक्वल टू के लिए हम ऐसे लगाते हैं, ये नॉट इक्वल टू का, तो जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है वो आ गई। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नल वाली सिटी इसमें नहीं है। ठीक है, नोट दिल्ली में नल वाली सिटी नहीं आई है, हमने यहाँ पे नोट। अब नोट के लिए दूसरा सिंबल और भी होता है, यहाँ पे नोट इक्वल टू बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू में हमारे पास नल काम नहीं करता, तो नोट इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नोट इक्वल टू। तो ये दो ऑपरेटर हैं ये हमारे पास, बेसिकली ये ऑपरेटर है, या तो आप इक्वल टू करके लिख रहे हो, इसको इक्वल टू बोलते हैं, और ये नॉट इक्वल टू, और ये भी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ये भी नॉट। और ये तीनों ऑपरेटर वर्क करते हैं एसक्यूएल में? हाँ, तो कर तो रहे हैं, अभी करे नहीं, सब काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर नल के लिए है, और नल के लिए हम यूज करते हैं इज नल या इज नॉट। नल का मतलब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये है, बस नोट कर लो।
यूपी के अंदर भी लेक्चरर की पोस्ट आई है, यूपी पीसीएस के थ्रू, ठीक है, जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। लेकिन दुख की बात यह है कंप्यूटर साइंस की कोई भी नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स की सब आई। किसी का कोई जान पहचान का हो तो बता देना। सर ओरिजिनल वाली कमांड और दिखाना। यूपी में पीजीटी में जो है बीएड नहीं मांगी जाती, तो बीएड की भी जरूरत नहीं है, केवल मास्टर डिग्री। कौन सी कमांड बेटा? ओरिजिनल की सर, ऊपर ऊपर करना सर। ये ओरिजिनल है, ये कमांड तो भेजोगे ना बाद में? आप भेज देंगे कमांड। लिख लिया बेटा? सर कल मॉर्निंग में क्लास होगी? क्या? कल मॉर्निंग में क्लास होगी सर? हाँ हो गया सर। मॉर्निंग में जावास्क्रिप्ट। देखो ये तो हो गया इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अब मान लिया जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, और ऑपरेटर देख लेते हैं। ये सिटी है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में तो हमारे पास बेसिकली या तो इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू, ये वाली। बाकी हम जो और केसेस होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं। पहले थोड़ा सा नंबर का देखिए। नंबर जैसे आईडी है हमारे पास, या एज लिख लेते हैं। तो एज जिसकी 25 साल है, उन एम्प्लॉय की डिटेल आए, तो राम की एज है 25 साल। जिसकी एज 25 से ज्यादा है वो आ जाए। 25 से ज्यादा जोन की है बस 30। 25 या 25 से ज्यादा वाले तो ये लगा दो आप, राम और जोन दोनों। 25 से कम वाले आ जाए तो लेस देन लगा दिया हमने, 25 से कम वाले ये सब, ठीक है। आपको लेस देन इक्वल टू 25 चाहिए तो इक्वल टू लगा दिया। जिसकी 25 नहीं है तो नॉट इक्वल टू 25 लगा दो। तो इस तरह से हम 25 को छोड़ के चला, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के जैसे रिलेशनशिप ऑपरेटर, जैसे हम C++ में पढ़ते थे इनको रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इक्वल टू है, यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं लगा रहे हम, कंपैरिजन सिंगल इक्वल टू लगा रहे हैं। आप नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं नंबर के साथ भी, ऐसे भी, ऐसे, ठीक है। और हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, इस तरह से हम यहाँ पे यूज, ये सारे के सारे हमारे पास रिलेशनशिप ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो इनके बेस पे हमारे पास वैल्यू जो भी है वो सेलेक्ट होकर आ जाए। अगर हमें मान लिया ऐसे बंदों की एक से ज्यादा बंदे चाहिए, कुछ हम लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं उनके बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर जो है, जैसे हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एंड, एक होता है ओ, और नोट भी हम यूज करते हैं जैसे इज नोट की तरह, ये लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझको बेसिकली ऐसे बंदों की डिटेल चाहिए जो नोएडा में रहते हो और 23 साल से कम उम्र के, ठीक है। ऐसे बंदे, दो कंडीशन होगी। जब कंडीशन एक से ज्यादा हो जाएंगी आपके पास, एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको इन ऑपरेटर की भी जरूरत, ठीक है। तो क्या कंडीशन हमने लगाई है कि हमारे पास जो है ऐसे एम्प्लॉय शो होने चाहिए, ठीक है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जिनकी जो है एज जो है वो लेस देन है 23 के, ठीक है, और लेकिन सिटी जो है उनकी नोएडा। नोएडा में तो ऐसे बंदे भी रह रहे जिनकी एज 23 है, ठीक है, लेकिन हमें 23 से कम वाले, 23 से ज्यादा वाले भी हैं,
30 साल के भी, 23 साल के भी हैं, हमें 20-22 साल वाले ऐसे चाहिए। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। जब एक से ज्यादा कंडीशन आ रही है तो उन कंडीशन को हम एंड पे, अगर सारी कंडीशन हमें ट्रू रखनी है कि वो भी फॉलो हो ये भी, तो हम एंड का यूज करते हैं। आपको पता ही है कि एंड ऑपरेटर इसलिए यूज करा जाता है कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो। अगर एक भी ट्रू चाहिए तो और ऑपरेटर करते हैं यूज। ठीक है, तो हमने वेयर एज तो लेस देन 23 कर दी, लेकिन सिटी जो है वो नोएडा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो देखो यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में क्या है, कंडीशंस दी जा रही है हमारे पास। यहाँ पे कंडीशन दी हमने पहली, फिर एंड लगाया, फिर कंडीशन है दूसरी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी आपको रिजल्ट, तभी आपके पास रिजल्ट में ट्रू आएगा। इफ बोथ द कंडीशन, both the conditions are true, then the result will be true। मतलब यहाँ पे क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। जैसे एज 23 से कम है और सिटी नोएडा है, तो जो हमें स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपका तभी निकल के आएगा अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, तो ऐसे बंदों की डिटेल ही हमारे पास यहाँ पे आएगी। 20 है इसकी एज, नोएडा में रहता है, ये 22 का, ये नोएडा में रहता है, बाकी की डिटेल नहीं आई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको। तो जो बंदे हमारे पास कहाँ रहते हैं, नोएडा में, और 23 साल से छोटे हैं, वो हमने डिटेल निकाली। ऐसे ही हमें ऐसे बंदे चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं 23 साल से छोटे। ठीक है, तो ये दिल्ली लिख दिया, दिल्ली में एक ही है राज 22 साल, बाकी सब 22 से बड़े, 23 या 23 से बड़े होंगे। इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सर अगर 3 कंडीशंस होती तो, और तीनों ही ट्रू होनी चाहिए मतलब, तो एंड 2 बार लगाएंगे फिर हम? हाँ, एक बार और आगे एंड लगा देंगे। तो एंड ऑपरेटर जो है फिर आपका अप्लाई होगा, पहले दोनों का रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट में फिर तीसरे वाला कॉल होगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि ओ लगा दिया हमने। ठीक है, और का मतलब क्या होगा, इसके जो एज 23 से छोटे हैं वो सब आएंगे, चाहे वो दिल्ली के हों या नोएडा के। ठीक है, जो भी उसको 23 से छोटा मिल गया उसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो सब आएंगे। और में इसके भी आएंगे, इस कंडीशन पे भी और इस कंडीशन पे भी। जिसकी सिटी दिल्ली है वो भी सब आएंगे, यानी दिल्ली के तो सारे ही आने हैं, और जिनकी एज 23 से कम है वो हमारे नोएडा वाले भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसमें जाएंगे तो एंटर करेंगे, तो आपके पास देखो 23 से छोटे सभी आ गए हैं हमारे पास, चाहे वो दिल्ली के हों या नोएडा के हों। नोएडा वाले भी 20 साल के, 22 साल के। इस तरह से हम और का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करना है, इनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो एक चीज और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, हमने एक क्वेरी चलाई थी इज नल की क्वेरी, इज नल की, इसकी एज 23 है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेरी चलाता हूँ ये वाली कि जिसकी एज 23 हो। ठीक है, वो आए सब, और दिल्ली वाले, तो देखो ये 23 वाला, ये 23 एज चाहे कहीं भी रहता हो, दिल्ली में नोएडा में वो आएगा, और दिल्ली के सभी आए। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको।
प्रैक्टिस करना। मैं ये क्वेरी आपको जो है उस पे ग्रुप पे भेज दूंगा सारी क्वेरी, ठीक है। उन क्वेरी को चला के देखना, बाकी जो लिखवाया था वो नोट कर लेना, फिर आगे जो है कल पढ़ेंगे आगे की और एंड के और नोट के बारे में अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे।